टू कमांड की Sir, Call कंप्यूटर is now being recorded. Yeah. कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। Okay. Anyone? sir, it is a way to communicate with computers. Okay. So communicate with the computers, right? It is a right answer. But programming languages, क्योंकि like there are multiple languages like Python, Java, C++. Okay. चलो मैं बताता हूँ आपको एग्जैक्टली होता क्या है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? हेलो। Yes, sir. ओके। सो कंसीडर कि मेरे पास एक लैपटॉप है। मेरा लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सर आप नहीं दिख रहे हो, केवल आपका स्क्रीन दिख रहा है। मेरा दिखना जरूरी है क्या? देखो देखोगे तो थोड़ा बच्चों को फील आएगा ना। ओके 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 ठीक है ठीक है। मैं एम विजिबल। हाँ एकदम मस्त लग रहे हो, दिख रहे हो। ठीक है ओके। सो एग्जैक्टली होता क्या है कि लैपटॉप हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या चाहिए, सिर्फ करंट चाहिए। लाइक अगर हम कहीं पे लाइट से ऑन करते हैं तो लाइट से हो जाता है, नहीं तो बैटरी बैकअप होता है। सो हम कैसे काम को कैसे कराएं लैपटॉप से। लाइक हम कुछ भी कमांड देते हैं वो एग्जैक्टली काम चीजें करता है हमारे लिए। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि कंप्यूटर जो है, कोई भी कंप्यूटर है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फिर दो प्रिंसिपल पे काम करती है, ऑन या ऑफ। अगर वो ऑन होगी तो काम कर रही है, ऑफ होगी तो वो स्विच ऑफ है, वो कोई काम नहीं करेगी। तो सेम हमारे कंप्यूटर्स के साथ होता है। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर्स होते हैं, चिप्स होती हैं, जो कि कुछ नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि 1 और 0 के फॉर्म में ही काम करती हैं। ठीक है। सो मान लीजिए कि ये मेरा लैपटॉप है और मुझे इस पे यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है। तो एज ए ह्यूमन, बिकॉज कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 की फॉर्म में जानता है। ठीक है, तो एज ए ह्यूमन मैं कंप्यूटर से कुछ यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा। सो कंप्यूटर से बात कैसे करूंगा, तो उसके लिए कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हम अपनी भाषा में उसको लिखते हैं, देन इट कन्वर्टेड इनटू 1 and 0 फॉर्म, then it will show on a screen, or we can computer perform those tasks. इसमें किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है। सो फिर देन हमारा ये तो हुआ हमारा जनरल डेफिनेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हमारे पास आती है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटा स्टोर कैसे होता है, डेटा स्टोरेज क्या होती है। तो आपने कभी देखा होगा कि फॉर्म भरा होगा, कुछ भी आप अपनी डिटेल्स डालते हैं या फिर किसी भी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते हो, तो आप आईडी पासवर्ड डालते हो। आपने एक बार साइन अप किया, उसके बाद आप बार बार आईडी पासवर्ड करके लॉगिन कर सकते हो। तो वो चीजें कहीं तो सेव हो रही होंगी ना बैकएंड में। जब आपने एक बार रजिस्टर कर दिया तो वो कहीं सेव तो हो रही होंगी ना। तो जहां पे वो सेव होती है उनको बोलते हैं डेटाबेसेस। वो होते हैं डेटाबेसेस, हम बोलते हैं डेटाबेसेस। ठीक है। अब डेटाबेसेस कई टाइप के होते हैं। तो मोस्टली जो हमारे यूज होते हैं वो होते हैं RDBMS। RDBMS जिनको बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो RDBMS एक होते हैं नो सीक्वल डेटाबेसेस, जो कि RDBMS पे प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं। तो RDBMS में क्या होता है कि रिलेशन, RDBMS का मतलब होता है रिलेशन। तो जो डेटा हमारा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। तो टेबल में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। अगर मैं कोई टेबल क्रिएट करूं तो एक टेबल में क्या क्या चीजें होंगी। ये मेरी एक टेबल है, तो टेबल में क्या चीज होती है। टेबल में एक कॉलम्स होते हैं और
रोज होती हैं। तो मेरा जो डेटा स्टोर होता है वो रोज में होता है, जो एक रिकॉर्ड होता है वो मेरा रोज में सेव होता है, और जो कॉलम्स होते हैं वो वैल्यूज होती हैं कि कौन सी वैल्यू मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक। अब मैंने बोला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं वो यूज होती हैं कंप्यूटर से बात करने के, लैपटॉप से बात करने के लिए। लेकिन जो एसक्यूएल यूज होता है वो यूज होता है कम्युनिकेट टू द डेटाबेसेस। तो एसक्यूएल हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेसेस से। कुछ आइडिया हुआ इसका कि हम एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं? यस सर। ओके। सो अब एसक्यूएल, अब मैं आपको ना एक चीज और बताता हूँ कि आजकल डेटा साइंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो मोस्टली जो रोल्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्टैट्स से हो, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा रोल सबसे बेस्ट होगा, क्या आपको सीखना चाहिए और कैसे कैसे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो मोस्टली डेटा साइंस में जो रोल होते हैं, एक होता है डेटा इंजीनियर का, एक होता है डेटा एनालिस्ट का, एक होता है बिजनेस एनालिस्ट का, फिर उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट। ठीक। सो सबसे पहला आता है डेटा इंजीनियर। तो डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है कि उसको मेक श्योर करना है कि जो डेटा है वो, जो हमारा डेटा बेसिस होते हैं उसमें, डेटा बेसिस या डेटा वेयर हाउसेज जो होते हैं उसमें रॉ ऐसी फॉर्मेट में आए ताकि वो इजीली कंज्यूमेबल हो। लाइक इफ आर मेकिंग एन ए डैशबोर्ड और डूइंग एनी एनालिसिस ऑन टॉप ऑफ डेटा, सो डेटा इंजीनियर का काम होता है ऐसी पाइपलाइंस बनाना कि डेटा मेरा कंज्यूमेबल फॉर्म में स्टोर हो। तो इसके लिए बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे कि एसक्यूएल है, एसक्यूएल मोस्टली यूज होता है, हडूप है, स्पार्क है, फ्लूम है, ये सारे मेनली यूज्ड टूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा एनालिस्ट का काम। जब डेटा किसी डेटा इंजीनियर ने स्टोर करा दिया इन कंज्यूमर फॉर्म, तो उसके बाद काम आता है डेटा एनालिस्ट का। तो डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है? डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि उस जो डेटा आया उसके पास्ट डेटा पे एनालिसिस करना, पास्ट डेटा पे एनालिसिस करना, जो कि आप जैसे स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स का काम होता है। अपनी स्टैटिकल टूल्स लगा के हम यहाँ पे पास्ट डेटा पे एनालिसिस करते हैं। लाइक हम डेटा की क्वालिटी बताते हैं कैसा है, कि मेरा डेटा में मीन क्या है, मोड क्या है, कि कितने लोग मेरे कितने परसेंटाइल से नीचे हैं, तो मेरी क्या कहते हैं पिछली साल सेल्स कितनी रही, एवरेज सेल्स क्या है। तो वो सारी चीजें डेटा एनालिस्ट का काम होता है, जिसमें आप लोग फिट बैठते हैं। तो डेटा एनालिस्ट के जो मोस्टली यूज टूल्स होते हैं वो होते हैं एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन और स्टैट्स। सो आप जैसे आप स्टूडेंट्स हो स्टैट्स वाले, तो आप लोग फिट बैठते हो इस सिनेरियो में। और इसमें भी बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? इसका अपग्रेडेड वर्जन होता है डेटा एनालिस्ट का। ये पास डेटा को एनालिसिस करके फ्यूचर प्लान बनाता है, बिजनेस एनालिस्ट जो होता है। देन उसके बाद आता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट क्या काम क्या होता है? टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है यूजिंग द मशीन लर्निंग मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स, ये मशीन लर्निंग एआई मॉडल्स, ये सारी यूज करना डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। तो एक फॉर ए डेटा साइंटिस्ट दिस, ये चीजें उसको आनी चाहिए। तो आप आजकल लोग डायरेक्टली डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है, आपको ये सारी चीजें पहले आनी चाहिए। जब तक आप किसी डेटा का एनालिसिस नहीं कर पाओगे, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो
आपने देखा हर सिनेरियो में एसक्यूएल कितना इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल, डेटा साइंटिस्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट हो या डेटा इंजीनियर हो, हर किसी में एसक्यूएल इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम डेटा से काम करते हैं और डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? डेटाबेसेस में। तो जब तक हमको डेटा हम डेटा निकालेंगे नहीं या डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो हम डेटा पे एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एसक्यूएल का बोलते हैं, डेटा साइंस में एसक्यूएल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को रोल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो कि सर इसमें और कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं कि आगे चल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी को भी कोई डाउट हो कैसा भी? एनीवन? ओके, नो इशू। सो लेट्स, ओके, सो जो हमारा डेटाबेसेस होते हैं, तो जैसे मैंने बताया इनमें क्या होता है, डेटा मोस्टली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब हम इसको आरडीबीएमएस क्यों बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशंस का मतलब होता है कि ये जो टेबल्स होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक डेटाबेस के लिए सिर्फ एक ही टेबल होगी। देयर आर मल्टीपल टेबल्स फॉर ईच एंटिटी, देयर आर मल्टीपल टेबल्स। एंटिटी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, लाइक if I am a customer for a company, तो कस्टमर इज माई एंटिटी, तो इस एंटिटी के लिए अलग टेबल होगी। इफ आई एम लाइक विश लिस्ट, लाइक हम फ्लिपकार्ट या मिंत्रा विश लिस्ट डालते हैं, विश लिस्ट इज एन एंटिटी। तो हर एक एंटिटी के लिए एक अलग टेबल होती है। तो रिलेशन बोलते हैं, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि इन टेबल्स में कुछ ना कुछ रिलेशंस होते हैं आपस में। these tables are connected with some kind of relationship, ठीक है। तो बट हमारा ये जो रिलेशनशिप बनाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, मॉडलिंग करना, ये सब ये डेटा इंजीनियर का काम होता है। बट एज अ डेटा एनालिस्ट हमें सिर्फ एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्योंकि डेटाबेस में हम सिर्फ 4 ऑपरेशंस कर सकते हैं जिनको हम कर्ड ऑपरेशंस बोलते हैं, CRUD। क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। वी कैन परफॉर्म 4 ऑपरेशन इन अ डेटाबेस। क्रिएट मतलब कि अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट कराना हो। रीड मतलब सिर्फ डेटा को रीड करना हो। अपडेट किसी डेटा को अपडेट करना, और डिलीट किसी डेटा को डिलीट करना। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, तो sir. नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो हमारी एसक्यूएल होती है, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी मतलब किसी, हम डेटाबेस से क्वेरी कर रहे हैं, डेटा को रीड या अपडेट जो भी कर रहे हैं। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर्ड है हमारा डेटा। लैंग्वेज मींस लैंग्वेज। सो इट इज नॉट a प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज a structured query language for database, ठीक है। तो इसके भी बहुत फॉर्म्स होते हैं एसक्यूएल के, मतलब 4 फॉर्म्स होते हैं मेनली। एक होता है डीडीएल, एक होता है डीएमएल, एक होता है डीसीएल और एक होता है डीटीएल। सो मोस्टली हमारा काम इस पे ही होगा, डीएमएल पे। इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और इसका होता है डेटा ट्रांजैक्शनल लैंग्वेज,
ठीक है। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है जो कि हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि मेरी टेबल कैसी होगी, मेरा डेटाबेस कैसा होगा, रिलेशनशिप कैसा होगा, तो उसके लिए हम डेटा डिफाइन करते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप वगैरह देते हैं। डेटा टाइप समझते हो आप क्या होता है? चलो जब हम पाइथन पढ़ेंगे या फिर डीडीएल की कुछ कमांड्स हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है जिसमें हमें डेटा को मैनिपुलेट करना हो। लाइक अभी मेरे डेटा में सारी रोज है, मुझे एवरेज देना हो तो मैं डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। ओके। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज होती है कि मुझे डेटा को कंट्रोल करना है कि मेरे डेटा को कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। लाइक फॉर ए कंपनी, तो आप हर किसी को राइट नहीं दे सकते कि मेरा डेटा हर कोई रीड कर ले। तुम ऑथराइज करोगे सम ऑथराइज पर्सन को कि मैं सिर्फ इनको ही डेटा, मेरे डेटा को रीड कर सकते हैं, इसको डेटा राइट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज करते हैं। और डीटीएल यूज होती है फॉर ट्रांजेक्शनल डेटा के लिए। ट्रांजेक्शनल मीन्स जैसे कि आपकी बैंक में ट्रांजेक्शन होती हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके लिए हम डीटीएल यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी भी? यस, No, sir. ओके। सो हम मोस्टली यूज करेंगे डीएमएल यूज और सम काइंड ऑफ डीडीएल, सिंपल कमांड। तो मोस्टली हमारा फोकस रहेगा डीएमएल पे। ओके। सो अब क्या होता है कि एसक्यूएल तो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हमारा एक स्टैंडर्ड है एसक्यूएल, लेकिन हर एक वेंडर का अलग अलग प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि मान लो ओरेकल का अपना ओरेकल डेटाबेस हो गया, माई सीक्वल का अपना माई सीक्वल डेटाबेस हो गया, फिर पोस्टग्रेस हो गया। देयर आर मल्टीपल डेटाबेसेस, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल सबका सिर्फ एसक्यूएल ही होता है। थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज हो सकता है, बाकी अंडरलाइन प्रिंसिपल सबका एसक्यूएल ही होता है किसी भी डेटाबेस के लिए। दीज आर सम आरडीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिनमें सिर्फ डेटा टेबल्स और कॉलम और रो की फॉर्म में स्टोर होता है। तो हम जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे माईसीक्वल। ठीक है। अगर आपने माईसीक्वल को यूज करने से पहले हमें माईसीक्वल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा माईसीक्वल पे जाएंगे, माईएसक्यूएल डाउनलोड, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। इसमें कौन सा एडिशन चाहिए? ट्रायल डाउनलोड फॉर ऑरेकल डिलीवरी माईसीक्वल डाउनलोड्स, कम्युनिटी सर्वर। ठीक है। देखो कैसे डाउनलोड करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले माईसीक्वल की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ से माईसीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड, यहाँ से कम्युनिटी सर्वर। इसके बाद अपनी मशीन के हिसाब से आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हो। सर या सर क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, मैं स्क्रीन ओके ओके जस्ट अ मिनट। Screen is visible? Okay, let me try it again. So आपको क्रोम पे जाना है, जस्ट MySQL डाउनलोड, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है MySQL डाउनलोड्स में। देन सबसे नीचे MySQL कम्युनिटी जीपी डाउनलोड। ओके। देन उसके बाद MySQL कम्युनिटी सर्वर। फिर अपनी मशीन के हिसाब से आप कौन सी मशीन यूज कर रहे हो, विंडो एक्स 64 बिट यूज कर रहे हो, 64, तो आप ये वाला करना, MSI इंस्टॉलर।
यहाँ से आप मशीन चेंज कर सकते हो। अगर आप मैक यूज कर रहे हो, उबंटू यूज कर रहे हो, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक मैक, लाइनेक्स, फिडोरा, रेड हैट। तो आप यहाँ पे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा। नो थिंग, जस्ट स्टार्ट डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे आपका वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक मेरे सिस्टम में है या नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, मेरे सिस्टम में है। मैं ना एक काम करता हूँ, इसको अनइंस्टॉल करके आपको पूरा दिखाता हूँ, कंट्रोल पैनल, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। डिफॉल्ट प्रोग्राम्स, uninstall program. So district. अगर इस मीनवाइल किसी को कोई डाउट हो किसी चीज में, आप पूछ सकते हो। यस सर, मैंने दोनों फाइल्स डाउनलोड करनी, एक वो ZIP वाली और दूसरी वाली भी, दोनों ही इसकी विंडोज की, बट दोनों में वो सर कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करने को बोल रहा है, एंड देन वो फिर इंस्टॉल हो पाएगा। हाँ, C++ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोल रहा होगा वो। यस, I guess. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ बोल रहा है। Redistribution, या उसको ओके कर दो, अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा वो। Sir, यस, sir, MySQL workbench ना हाँ यार, डाउनलोड करना। हाँ, माई SQL वर्कबेंच डाउनलोड करना। ओके। सर वो कह रहा है कि डाउनलोड द रीडिस्ट्रीब्यूशन, आई मीन वो मुझे इंस्टॉल करने को बोल रहा है। मैं भी उसको कैसे इंस्टॉल करूँ, जैसे मैंने SQL को किया। सॉरी सर वो जो लाइब्रेरी है ना रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो हम्म, मुझे बोल रहा है उसको हाँ, डाउनलोड करने को। आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वो। उस पर क्लिक का ऑप्शन आ रहा होगा कि इसको डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आप ओके करोगे ना, अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। समय का फिर सर से ब्राउजर में क्या लिखना होगा? MySQL डाउनलोड्स। एक बार मैं इसको अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको फिर मैं शुरू से बताता हूँ।
ये प्रोग्राम है ना, देखो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा होगा वो। देखो जिसने अभी तक नहीं देखा शुरू से देखो क्या करना है। हमें जाना है माई सीक्वल, माई एसक्यूएल डाउनलोड्स, डाउनलोड्स पे क्लिक करके सबसे नीचे जाना है माई सीक्वल कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स, फिर उसके बाद माई सीक्वल कम्युनिटी सर्वर। यहाँ से हमें ये जिप आर्काइव फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है, 84 बिट। अपने हिसाब से सिस्टम को चेक कर लेना कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो। इसको हम डाउनलोड करेंगे इस वाली फाइल को, 257.9 MB वाली को। फिर इसके बाद नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट डाउनलोड, तो ये अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगी आप इसको अनजिप कर लेना। इंस्टॉलर सर 285.3 M की डाउनलोड करनी है। हाँ ये वाली 257 वाली। सर मेरे में दो शो कर रहा है, एक 2.1 एंड 285.3 M। 2 कितना? 2.1 एंड 285। 285 वाली कर लो आप। आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम सही वो कर रखा है ना सेलेक्ट? यस सर। ओके ठीक है, वही डाउनलोड कर लो। आई थिंक हमें MIC इंस्टॉलर करते हैं। एक काम करो, रुको अभी इंस्टॉल मत करो, ये इंस्टॉल करो तुम लोग। इसमें ना बिन फाइल्स में छोड़ो, MSI इंस्टॉलर इंस्टॉल करना। इंस्टॉल सर हम्म। सर मैंने MSI वाला ही किया, एंड देन वो जो रीडिस्ट्रीब्यूटेबल का दिखा रहा है ना लाइब्रेरी, वो मेरे में ऑटोमेटिकली, मतलब मेरा कंप्यूटर खुद से इंस्टॉल नहीं कर रहा है, एंड आई हैव टू इंस्टॉल इट। बट मैंने डाला redistributable for MySQL,
एंड देन उसमें भी एक अलग विंडो खुली है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब कौन सा वाला कैसे करते हैं। स्क्रीन शेयर करोगे अपनी? क्या है अभी करती हूँ सर। क्या सर इज दिखा माय रहा स्क्रीन विजिबल टू यू? है? यस। यस सर। एंड सर ये मैंने डाला था MySQL redistributable। इसमें कौन से लिंक पर क्लिक करना है? 2013 का है, 2000++64। तुम्हारा सिस्टम कौन सा 64 बिट का है या 64 बिट का 32 बिट का है? 64। 64 बिट है ना? यस सर। फर्स्ट वाला लिंक क्लिक करो। कुछ भी नहीं हुआ सर। कुछ भी नहीं हुआ? लाइक कोई भी लिंक नहीं आया अभी तक मेरे पास, कोई भी विंडो EXE ओपन नहीं हुई। नहीं, और EXE फाइल है ना, EXE फाइल डाउनलोड हुई होगी, देखो अपने डाउनलोड्स में जाओ। ओके सर। सर इसमें तो कोई सी भी फाइल पे एक से नहीं दिखता। एक्सटेंशन देखो, लास्ट में एक्सटेंशन देखो, EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं हो रहा? नहीं सर। MySQL बंद करो सर। नीचे वाले 2 लिंक्स है ना, उसमें से एक पे क्लिक करना। ये प्रॉब्लम तो पहली बार आई है मेरे पास, मेरे सामने भी रजिस्ट्रेशन वाले नीचे नीचे 2 लिंक्स जो हैं। नो सर, ऐसा इसमें नहीं आ रहा। फिर ये हिस्ट्री टैब में भी नहीं आ रहा। एंड देन अगेन मैंने फाइल ब्राउज किया अपना, उसमें भी नहीं आ रहा डाउनलोड। ये कौन सा .zip फाइल है उसकी? अच्छा, MIC वाली, एक बार MIC पे क्लिक करना, जो फर्स्ट सेकंड वाली है डाउनलोड्स में, सेकंड वाला MSI वाली इमेज जो है। सर पॉपअप विंडो जो आई है वो विजिबल है? नहीं, मुझे विजिबल नहीं है वो, आपने सिर्फ एक स्क्रीन शेयर कर रखी है। यस, एक मिनट पूरी करती हूँ। MSI वाली डाउनलोड करना सब लोग। सर अब विजिबल होगा आपको? इसको ओके करना, अब नेक्स्ट करो। नहीं सर, फिनिश दिखा रहा है ना? फिनिश दिखा रहा है? यस सर। ओके ओके ओके, तुम्हें ये डाउनलोड करना पड़ेगा ना? ठीक है, मुझे बाद में बताना, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। ओके सर मैं एंड कर दूं स्क्रीन प्रेजेंट हाँ करना? हाँ, एंड कर दो। सर हमारे साथ भी यही हो रहा है सर। सब आप सबके में रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है? नो सर। ओके, इसके लिए तुम्हें ना ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है ना ये। कोई नहीं, इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें भेज दूंगा, डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, इसका कोई इशू नहीं है। बाकी जिनका हो गया है तो उनके जैसे ही आप MSI वाली पे क्लिक करोगे ना, तो ये वाला पॉपअप खुल के आएगा उनके लिए, वेलकम टू द MySQL सर्वर 8.83 सेटअप विजार्ड। बाकी सबका हो गया जो ट्राई कर रहे हैं? सर मेरा सिस्टम 64 बिट का है, बट ये ऑटोमेटिकली 32 बिट में जा रहा है। ऑटोमेटिकली 32 बिट में जा रहा है?
तुमने डाउनलोड कौन सा किया था? ये डाउनलोड तो इसमें से किया होगा ना, 64 बिट वाला। यस सर। हाँ तो 32 बिट, तुम 32 बिट में कैसे चला गया? सर आई डोंट नो। ओके कोई नहीं, बाद में इसको भी देखते हैं। बाकी इसको सेटअप करते हैं जिन जिन का हो गया है, जिन जिन का इशू है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भेज दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी ये नेक्स्ट होगा, उसके बाद हमें लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा चाहिए? टिपिकल चाहिए, कस्टम चाहिए, कंप्लीट चाहिए? हमको कंप्लीट चाहिए। इंस्टॉल से इंस्टॉल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिनिश। फिर उसके बाद ये पॉपअप खुल के आएगा सर्वर कॉन्फ़िगरेशन वाला। नेक्स्ट। तो मेरा जो जो फाइल्स है, प्रोग्राम्स है, यहाँ पे जाकर स्टोर होगा माई सीक्वल सर्वर 8.3 में, सी ड्राइव में। तो ये डिफॉल्ट पाथ होगा वैसे, इसको ऐसे ही रहने देना है सेम। नेक्स्ट। एक अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, लाइक रूट। मैं अभी रूट दे रहा हूँ अपने आईडी और पासवर्ड को, पासवर्ड रूट। ओके, नेक्स्ट। 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 आपको इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट ये 2 डेटाबेस क्रिएट करके देगा, हमें क्रिएट करने के बाय डिफॉल्ट ही खुद करके देगा, ठीक है। तो हम दोनों पे क्लिक कर लेंगे तो ये दोनों डेटाबेस क्रिएट हो जाएंगे फॉर प्रैक्टिस पर्पज। ओके, हमें क्या करना, एग्जीक्यूट। तो ये सारी फाइल्स अपने आप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार मुझे वो लिंक वो भेजोगे, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है उसका, उसको कॉपी करके भेज दो मेरे पास। तो उसका पॉपअप विंडो का स्क्रीनशॉट भेज दो। हाँ, पॉपअप विंडो का स्क्रीनशॉट नहीं, जो लिख के आ रहा है ना उसको कॉपी करके भेज दो, ओके। मैं उसको देख लूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और ये मेरा फिनिश हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आप देखोगे माई सीक्वल के नाम से सर्च करोगे तो माई सीक्वल के सारी चीजें मिल जाएंगी, वर्क बेंच, कॉन्फ़िगर कमांड। तो हमें ओपन करना है माई सीक्वल वर्क बेंच, ठीक है। माई सीक्वल के बाद आएगा लोकल इंस्टॉन्स। तो ये आईडी पासवर्ड मांगेगा जो हमने पासवर्ड दिया था, तो हमारा पासवर्ड था रूट। तो ऐसा पॉपअप खुल के आएगा। ये तुम्हारे में एकदम नया आएगा क्योंकि ये तो मैंने पहले कर रखा है ना, इसलिए ये मैं इन फाइल को क्लोज कर देता हूँ। डेस्कटॉप। तो आपका, तो आप लोगों का ऐसा खुल के आएगा। किसी का हुआ है यहाँ तक? किसी का नहीं? हम्म, ये सब हो गया। किसी का एक का भी नहीं, तुम्हारा हो गया? यस। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। तो हमें क्या होता है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे, इधर देखोगे ये सारे डेटाबेसेस दिखाई देंगे, जैसे सकीला, सिस्टम, वर्ड। ये सकीला और वर्ड ये हमने वहां से लिया था, सिस्टम का अपने बाय डिफॉल्ट बनाया, क्योंकि सिस्टम भी कुछ डेटा स्टोर करता है, मेटा डेटा जिसको बोलते हैं। तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तो आप देखोगे जैसे सकीला है, सकीला में चार चीज दिखाई देंगे, टेबल, व्यू, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन। तो टेबल्स में आप जाएंगे तो सकीला, हमारे सकीला डेटाबेस में ये सारी टेबल्स हैं, एक्टर, एड्रेस, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर। सो मैं कह सकता हूँ एक एंटिटी के लिए, हर एक एंटिटी के लिए एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो जब एक टेबल बनी हुई है और इनमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो डेटा ऐसे स्टोर होता है। व्यू अलग चीज है, व्यू छोड़ो भी, सिर्फ टेबल देखो। अब मुझे जैसे कि जैसे मेरे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, ठीक है, जैसे सकीला है, वर्ड है,
वर्ड में टेबल है, सिटी, कंट्री, लैंग्वेजेस। तो मुझे क्या है, मुझे कोई डेटा फैच करना है, जैसे मुझे कुछ एनालिसिस करनी है कि मान लिया कि मुझे एक्टर्स की डिटेल्स फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एसक्यूएल क्वेरी लिखूंगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये इस एसक्यूएल टैब पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल के आएगी, ठीक है। तो जब जो कोई सा भी अगर हमें डेटाबेस यूज करना हो तो हमको यूज करते हैं यूज सकीला। सेमीकोलन, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसमें यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कि यूज सकीला। तो अभी जीरो रो अफेक्टेड। तो अभी मैं क्या हुआ, मैं सकीला डेटाबेस के अंदर आ गया। आप देखोगे ना इसका ये भी चेंज हो गया है, टेक्स्ट जो है ब्लैक हो गया है, बोल्ड हो गया है एकदम। तो मैं इसके अंदर हूँ, इस डेटाबेस के अंदर। अब मुझे कोई सी टेबल यूज करनी है, अगर मुझे किसी डेटा के टेबल से डेटा फैच करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिंपल इंग्लिश, प्लेन इंग्लिश होती है एक्टर। जैसे मैं मान रहा हूँ एक्टर टेबल का मुझे डेटा देखना है, तो मैं देख लिया, जो मेरी एक्टर टेबल में डेटा मेरा टेबल की फॉर्म में स्टोर है। सी, मेरे पास एक्टर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और लास्ट अपडेट है। तो मेरा ये एक रिकॉर्ड है, ये मेरा एक रिकॉर्ड है एक्टर आईडी। ये मेरा सेकंड रिकॉर्ड है। तो इसमें क्या होता है, ये कॉलम्स हो गए, ये रोज हो गए, ठीक है। इनको, ये जो एक रो होता है इसको हम टपल बोलते हैं, एक टपल बोलते हैं एसक्यूएल की लैंग्वेज, डीबीएमएस की लैंग्वेज में। इसमें कोई डाउट किसी को? अब मैं जैसे कि एड्रेस वाली टेबल चेक करनी हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एड्रेस। सेमीकोलन हम यूज करते हैं एंड ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मैं इसको नहीं हटाऊंगा तो ये पूरे एक को एक स्टेटमेंट मानेगा जो कि हमें एरर थ्रो करेगा। तो सेमीकोलन हमें स्टेटमेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट को रन करना, इसमें देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं रन करने के, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसपे वन लिखा है। वन का मतलब होता है सिर्फ एक लाइन, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने जिसपे मेरा कर्सर है, और इसका मतलब होता है मुझे सारे एक साथ रन कराने हैं। तो जैसे कि मैं सिर्फ एक को रन कराऊंगा तो ये मेरी एड्रेस टेबल। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी हम सिंपल डेटा फैच कर रहे हैं, सिंपल डेटा फैच, दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। अब जैसे कि मान लो कि किसी कंपनी में आपसे बोला कि मैनेजर ने कि मुझे भाई मुझे एड्रेस पे एनालिसिस करनी है, तो मुझे एड्रेस का डेटा प्रोवाइड करो। तो आप सिंपल एक क्वेरी लिखोगे, यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करोगे उसको एक्सेल शीट में करके उस पर एनालिसिस करोगे अपनी स्टैटिकल टूल्स लगाकर, जो भी है। जो एनालिसिस है वो हम यहाँ भी करते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, एसक्यूएल में भी। जैसे जैसे आप न्यू न्यू टर्म सीखेंगे आगे आगे, तो सारी चीजें इसमें ही इंक्लूड हो जाएंगी। अब जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, उसमें मैंने ठीक है। अब देखो जैसे कि है यूज सकीला, सेम
ओके तो सेम शकीला, फर्स्ट वी विल यूज सेम एक्टर एड्रेस। ओके अब मुझे टेबल देखनी है कि मेरे डेटाबेस में कौन सी कितनी टेबल, तो हम इससे देख सकते हैं 100 टेबल्स। दीज आर द नंबर ऑफ टेबल्स दैट आर प्रेजेंट इन अ, ठीक है ओके। अब मान लो कि मुझे अभी क्या है कि एक टेबल में अभी तो हमारा छोटा डेटा है, तो लाइक मान 100 रिकॉर्ड्स हैं। तो कंपनीज में क्या होता है, देयर कुड बी मिलियंस रिकॉर्ड, तो किसी भी रिकॉर्ड को फैच करने में टाइम लगता है। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं लिमिट। सेलेक्ट स्टार का मतलब होता है कि मुझे सारी रो सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं। ये सर आप ये रो सेकंड फर्स्ट जो रो कैसे ला रहे हैं? कौन सा? सॉरी आपकी आपकी आवाज कट रही है। उसके बाद आपने सेकंड रो ला, ये कैसे आ रहा है? क्लिक सेकंड लिखने के लिए आवाज कट रही है या मेरे को ही लग रही है? कोई कंफर्म कर सकते हैं? सर आवाज कट रही है। आवाज कट रही है ना? हाँ सर आपने वर्क बेंच कैसे खोला? मेरा इंस्टॉल तो हो गया बट वर्क बेंच नहीं आ रहा। आप ऑल प्रोग्राम में जाना है यहाँ पे सर्च करके, ठीक है? जहाँ पे सर्च करते हैं यहाँ पे ओके सर। माई सीक्वल डालना। माई सीक्वल डालते हैं सबसे पहला वर्क बेंच ही ओपन होगा। माई सीक्वल वर्क बेंच कुछ नहीं है, सिर्फ क्लाइंट है। क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन समझते हो आप कैसे होता है? देखिए जैसे मेरा, आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है? आपने फेसबुक क्रोम ब्राउजर पूरे डाला और फेसबुक खुल के आ गया, तो ये आप क्या है, आप क्लाइंट है। सर्वर कहीं और पे रखा हुआ है, उसका डेटा कहीं, कोड कहीं और पे चल रहा है, तो यू आर कनेक्टेड विद सर्वर क्लाइंट स्ट्रक्चर। सेम काम होता है वर्क बेंच। वर्क बेंच जो है एक सिर्फ यूआई इंटरफेस है फॉर डेटाबेसेस। डेटाबेस जो चलता है वो सर्वर पे चलता है, ठीक है? तो ये एक सिर्फ एक क्लाइंट है, जैसे हमारा फोन क्लाइंट होता है किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, सेम वर्क बेंच एक क्लाइंट है। ये जो स्टोर डेटा है ये कहीं सर्वर पे स्टोर है, ये सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये क्लाइंट है, ठीक है? किसी को कोई डाउट इसमें? सर हम्म, एसक्यूएल को क्रोम पे यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं। नहीं, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। जो भी हम लैंग्वेज लिखते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है? मैं अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये 1 और 0 की फॉर्म में समझता है। मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, तो इसको इस कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो यूज होगा ना, जो कि हमारा एसक्यूएल इंजन होता है जो कन्वर्ट करता है एसक्यूएल की फॉर्म में। पाइथन की फॉर्म में इंटरप्रेटर होता है। सी की लैंग्वेज कंपाइलर होता है, जो मेरी इंग्लिश को, जो कि हमारे लिए बीच में ट्रांसलेटर का काम करता है। अगर मैं क्रोम क्या है, जस्ट एक ब्राउजर। ये कोई ना तो कोई मीडियम है कन्वर्ट करने का। तो सर्वर को समझाने के लिए कि मैं क्या भेज रहा हूँ, वो कौन कन्वर्ट करेगा? वो या तो मेरा एसक्यूएल इंजन करेगा, या कंपाइलर करेगा, या इंटरप्रेटर करेगा। इसलिए माई सीक्वल क्या है, माई सीक्वल इसके साथ इनबिल्ट आता है, क्योंकि ये जो क्लाइंट है वो इंजन से इस तरह से कनेक्ट होता है कि जो मैं उसको भेज रहा हूँ वो दूसरे को समझा सके, सर्वर को समझा सके। क्योंकि अगर मैं मान लो कि मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ और मैं फ्रेंच को समझाने लगूं और वो दूसरे को ट्रांसलेट करे, तो नहीं होगा ना। अंडरस्टूड? यस। या सो अभी देखो, अगर जैसे मैं इसमें सारे कॉलम्स ये हैं, एक्टर फर्स्ट नेम लास्ट अपडेटेड है,
तो अभी क्या है, मैं स्टार करके सारे कॉलम्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ कुछ ही कॉलम सेलेक्ट करने हो। जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, कॉमा लास्ट नेम चाहिए, तो मैं कॉलम का नाम दे सकता हूं फ्रॉम एक्टर। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा। यहाँ पे देखो कितनी रोज आई हैं, 200 रोज आई हैं। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 रोज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट 15, तो ये मुझे सिर्फ 15 रोज देगा। सी 15 रोज। किसी को कोई डाउट इसमें? सर हम्म। सर क्या डेटा एनालिसिस एसक्यूएल पर भी होता है? हाँ बिल्कुल। सर इसमें भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके हमको क्या वर्कबेंच पर ही काम करना होता है? हाँ बिल्कुल, देखो हर किसी का क्लाइंट अलग होता है। जैसे पोस्टग्रेस का लिमिट है, पोस्टग्रेस का खुद का अपना क्लाइंट पीजी एडमिन आता है। सबका क्लाइंट मतलब इंटरफेस लगभग सेम होता है, एसक्यूएल क्वेरी लगभग सबकी सेम होती है, क्लाइंट अलग अलग हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा यूज कर रहे हैं। ओरेकल का क्लाइंट अलग होता है, उसका इंटरफेस, इसका दिखने का तरीका अलग होगा, उसका दिखने का तरीका, लेकिन काम लगभग सबका सेम ही होता है। जितने भी आरडीबीएमएस सिस्टम होते हैं, थोड़ा बहुत सिंटेक्स भी चेंज हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिमिट लिख रहा हूँ, तो एमएस एसक्यूएल में यहाँ पे टॉप होता है, यहाँ पे टॉप होता है। जैसे माई सीक्वल में यहाँ पे टॉप 15 हो जाएगा। तो वो डेटाबेस टू डेटाबेस हो रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा। आपको ये पता है कि मुझे भाई 15 रोज चाहिए, तुम्हें पता है मैं सीक्वल में लिमिट करता हूँ, मैं गूगल कर लूंगा कि माई सी उसमें एसक्यूएल सर्वर में कैसे करना है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। यस। फर्स्ट नेम, ठीक है। तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिए, रो सेलेक्ट कर ली, और अगर मैं इसको भी यूज ना करूं, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यूज सकीला, ठीक है, लेकिन मैं सकीला को ऐसे लिखनी नहीं चाह रहा, मैं पहले इसको यूज ही नहीं करना चाह रहा। ठीक है, जैसे मैंने न्यू एसक्यूएल लिखी और मैं कर दूं डायरेक्टली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, तो मैंने यहाँ पे वो तो करा नहीं है कि यूज सकीला, तो ये मुझे एरर थ्रो, सॉरी स्टार है ना ये, ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना। इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको दोबारा से बंद करके चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो मुझे एरर थ्रो करेगा अगर मैं इसको दोबारा से बंद करके चला के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने माई सीक्वल वर्कबेंच बंद कर दिया है और मैं दोबारा से ऑन करता हूँ इसको, माई सीक्वल वर्कबेंच। सर डेटा लोड किए हैं तब सकीना जो शो कर रहा है, हाँ, वो डेटा लोड करने के बाद ही शो करेगा ना? डेटा लोड करने के बाद मतलब देखो अभी क्या है, इसको सेलेक्टेड नहीं है, कोई सा भी डेटाबेस सेलेक्टेड नहीं है सकीला ना सिस्टम, बिकॉज अभी देखो सबका स्ट्रक्चर देखो, अभी कोई भी बोल्ड नहीं है। अब मैं जैसे इस क्वेरी को रन करता हूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, एंड नो डेटाबेस सेलेक्टेड, सेलेक्ट द डिफॉल्ट डीबी फॉर टू बी यूज्ड बाय डबल क्लिकिंग। तो मैं डायरेक्टली यूज ना करके मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, सकीला डॉट, मुझे सकीला से एक्टर कॉलम सेलेक्ट करना है। सी कोई डाउट इसमें किसी को? सर इसमें डेटा इंपोर्ट किए होंगे तब ना? ये देखो जब हम माई सीक्वल डाउनलोड कर रहे थे तो ये डेटा ऑलरेडी देयर वहीं पे था, उसमें उन्होंने ऐसा बना रखा है उसको
कि ऑलरेडी ये 2 डेटाबेस इन्होंने बना के रख रखे थे। अगर हम चाहें तो अपना बना सकते हैं, जैसे कि हमारी एक स्टेटमेंट होती है क्रिएट डेटाबेस, मैं हरीश के नाम से बना देता हूँ, ठीक है, मेरे नाम से सी, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे नाम से यहाँ पे डेटाबेस बन जाएगा। सर मेरे ठीक है। में जो डाउनलोड हुआ है, जो मेरे में डाउनलोड हुआ है उसमें तो शो नहीं कर रहा है ये। आपने क्लिक नहीं करा होगा ना उस टाइम पे, हो सकता है। जब ऑप्शन आता है तो उसमें ऑप्शन आता है ना सेलेक्ट करने का कि आप सकीला को बाय डिफॉल्ट डेटाबेस सेलेक्ट करना चाह रहे हो नहीं, यस सर। तो आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा वो। ठीक है, ओके। यहाँ तक जो आज तुम लोगों ने पढ़ा, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास से हम आगे भी पढ़ेंगे एसक्यूएल का, अभी तो इतना बहुत है आज के लिए, तो तुम्हारे लिए और बर्डन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? देखो थोड़ा बहुत तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने टर्म समझाई तुम्हें, डीडीएल, डीएमएल, डीटीएल और बीसीएल और आरडीएमएस, क्या थोड़ा बहुत अपने आप से रिसर्च करो, तो थोड़ा सोचो क्या होता है ये। जब थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तभी समझ में आएंगी चीजें, जैसे कि अभी मैंने बता दिया, बाकी मैं बैठा ही हूँ, अगर आपको तुमको कोई डाउट हो। किसी को कोई डाउट है? सर कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं आप जिससे एसक्यूएल ज्यादा अच्छे से और समझ में आए? देखो बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बुक में देखो 800 पेज की बुक कौन पढ़ने बैठेगा, वैसे बुक से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, मैं भी रिकमेंड करता हूँ। नहीं तो बाकी में एक वेबसाइट है जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, W3 स्कूल, W3 स्कूल एसक्यूएल। आपको यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जैसे ट्राई का ऑप्शन भी देता है, अपनी कोई भी कस्टमर के आप रन एसक्यूएल क्वेरी रन भी करके देख सकते हो। इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये टेबल्स बना रखे हैं, कस्टमर कैटेगरी, एम्प्लॉय, ऑर्डर प्रोडक्ट, शिपर, सप्लायर्स, ठीक है, जैसे इसके 91 रिकॉर्ड्स हैं इसके, तो आपको यहाँ पे ट्राई करने का ऑप्शन भी मिलेगा। और यहाँ पे सारी चीजें देखो, इंट्रो से लेके सिंटैक्स, सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट्स, वेयर, सब ये सब चीजें यहाँ पे पढ़ा रखी हैं। तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा, आप इससे पढ़ो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। और माई सीक्वल के लिए एक वेबसाइट और है, माई सीक्वल ट्यूटोरियल करके, हाँ ये सेकंड वाली माई सीक्वल ट्यूटोरियल, ये बेसिक से स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर, व्यू सब कुछ समझा रखा है। लेकिन आपको ना ये सब स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर ये आपके काम के नहीं है, क्योंकि ये जो स्टोर प्रोसीजर है, ट्रिगर है, ये डेटा इंजीनियर का काम है, इंडेक्स बनाना, व्यूज बनाना। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? किसी का कोई डाउट? ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 7 बजे। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। सर हेलो। या सर बोल रहे थे कि वो जो कनेक्ट हम नहीं किए थे उससे कोई दिक्कत भी है क्या? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउनलोड देखो, मैं तुम्हें एक डेटाबेस का कल मैं आप लोगों को एक डेटाबेस की फाइल बनाऊंगा, तो आपको 2 डेटाबेस वहीं पे इंस्टॉल हो जाएंगे, वो डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएंगे, उसकी टेंशन मत। ओके। उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला मैं देखता हूँ, आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे कुछ मिलता है, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय सर। बाय।